सनसनी कहानी जुर्म। नमस्कार, मैं हूं श्रीवर्धन त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारी खास वेब सीरीज सनसनी कहानी जुर्म की। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ी तीसरी लड़ाई के बारे में, यानी 1971 के इंडो पाक वॉर के बारे में। सबसे पहले आप कुछ तस्वीरें देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। ये तस्वीरें हैं 16 दिसंबर 1971 की, जब पाकिस्तानी फौज के करीब 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने अपने हथियार डाले थे। सरेंडर की ये तस्वीरें भारत के इतिहास में हमेशा के लिए यादगार बन गई। 71 की वो जीत भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत थी। उस लड़ाई में भारतीय सेना के तीनों अंगों यानी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी ने मिलकर पाकिस्तानी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया था, और जिसका नतीजा यह हुआ कि सिर्फ 14 दिन में न सिर्फ पाकिस्तानी फौज को सरेंडर करना पड़ा, बल्कि भारत के पड़ोस में एक नए मुल्क बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारतीय सेना ने सिर्फ 14 दिन में उस लड़ाई को खत्म कर दिया जिसमें पहला वार पाकिस्तान ने किया था। कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबारी की। जो पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। 1971 की इस जंग में भारतीय सेना पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भरोसा 100% सही साबित हुआ था। हालांकि दोनों देशों के बीच जंग होने की आशंका घोषित तौर पर युद्ध शुरू होने के पहले ही हो चुकी थी, और इसकी वजह थी भारत के पूर्व में स्थित पूर्वी पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का वो हिस्सा जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है। पूर्वी पाकिस्तान में बंग बंधु के नाम से जाने जाने वाले वहां के लोकप्रिय नेता शेख मुजीबुर रहमान को 1970 के चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल हुई थी। लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल याहिया खान और चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाली पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की कमान सौंपने से साफ इनकार कर दिया। किसी भी हालत में पाकिस्तानी सरकार दो सेंटर ऑफ पावर नहीं देखना चाहती थी, और यदि इस तरीके से डेमोक्रेटिक इलेक्शन के द्वारा पूरी सत्ता उन्हें दे दी जाती तो शायद दो सेंटर ऑफ पावर हो जाते, और ये उनके लिए एडमिनिस्ट्रेट करना बहुत मुश्किल होता। इस रवैये से नाराज मुजीबुर रहमान ने 7 मार्च 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। मुजीब समर्थक सड़कों पर उतर आए। पूर्वी पाकिस्तान गुस्से से उबल रहा था, लेकिन याहिया खान ने इसकी परवाह नहीं की। उल्टे 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी फौज आंदोलनकारियों पर टूट पड़ी। मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी फौज के जुल्म का शिकार पूर्वी पाकिस्तान के लोग भाग भाग कर भारत आने लगे। शरणार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, और उसके साथ ही भारत की परेशानी भी। तब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने थल सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशा से पूर्वी पाकिस्तान में कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन जनरल मानेकशा ने इससे साफ इनकार कर दिया। Monsoon will be breaking in a few days' time, and when it rains in that part of the world, it pours. Rivers become like oceans. If you stand on one bank, you can't see the other. The Air Force will not be able to support me. And if I were to go in, I guarantee you 100% defeat. 71 की जीत में जनरल मानेकशा के इस फैसले की एक अहम भूमिका थी। अप्रैल 1971 में लड़ाई से इनकार करने की वजह से भारतीय सेना को तैयारी का वक्त मिल गया।
इसलिए जब 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला किया तो भारत को जवाब देने में जरा भी देर नहीं लगी। भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी पाकिस्तान के चंदेरी, शेरकोट, सरगोधा, मुरीद, मियांवाली, कराची, रावलपिंडी और चंगामंगा के हवाई अड्डों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। जब उन्होंने बॉम्बिंग शुरू किया तो ठीक है, हम लोगों ने अपने जो प्लान बना रखा था 3 दिसंबर को दे दिया। टेक्निकली एक तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने शुरुआत की, मगर सच्चाई ये कि हम तो तैयार थे, वो हमें एक बहाना मिल गया शुरू करने का, वैसे भी हम शुरू करते ही। पाकिस्तानी हमले के साथ ही भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी। दक्षिण में मिजोरम, पूर्व में त्रिपुरा, उत्तर में असम और पश्चिम में पश्चिम बंगाल की तरफ से सेना के अलग अलग डिवीजन ढाका की तरफ बढ़ने की तैयारी करने लगे। पाकिस्तान को लगा कि भारत का सारा ध्यान पूर्वी सीमा पर है, इसलिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल याह्या खान ने भारत की पश्चिमी सीमा को भेदने की रणनीति बनाई। उनकी योजना थी कि पश्चिम में भारत के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा हो गया तो पूर्व में भारत को पीछे हटने के लिए दबाव बनाना आसान होगा। और इसी मकसद से राजस्थान के जैसलमेर एयरबेस पर कब्जे का प्लान बनाया गया। कल सुबह तक हमें जैसलमेर के एयरबेस पर कब्जा करना है। अगली तारीख मीर जी सर। आपका मिशन लोंगेवाला पोस्ट को क्रॉस करके रामगढ़ पर कब्जा करना है। सर, कल सुबह का नाश्ता लोंगावाला में होगा, दोपहर का खाना रामगढ़ में खाएंगे और रात का खाना जैसलमेर में होगा। लोंगेवाला पोस्ट, जो कि थार रेगिस्तान में भारतीय सीमा के 15 किलोमीटर अंदर मौजूद है, वहां 4 दिसंबर 1971 की रात को मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की 23 पंजाब रेजिमेंट 100 से भी कम सैनिकों के साथ लोंगेवाला पोस्ट की निगरानी कर रहे थे। और तभी कंपनी में कैप्टन धर्मवीर ने उन्हें खबर दी कि सीमा पार से टैंकों की फौज उनकी तरफ बढ़ रही है। रात को तकरीबन 2 बजे के करीब इनको खबर दी गई। 2 बजे से भी थोड़ी पहले खबर मिलनी शुरू हो गई कि पाकिस्तान का कुछ फोर्स, जहाँ टैंकों की आवाज़ आ रही है, वो पीछे से लोंगेवाला के पीछे से आ रही है और को लग रहा है कि दुश्मन का वहाँ से फोर्स आ रहा है। क्योंकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी किसी के पास, तो पहले लोगों ने सोचा कि ये ऐसे ही कोई छोटा मोटा फोर्स होगा ताकि हमारा अटैक डिसरप्ट हो जाए, ना हो अटैक, उसके लिए भेजा होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद पता लग गया कि काफ़ी बड़ा फोर्स आ रहा है। कैप्टन धर्मवीर ने बताया कि रात के अंधेरे के बावजूद भारतीय सीमा पर टैंकों की वजह से उड़ने वाली धूल उन्हें साफ दिखाई दे रही थी। यह पाकिस्तानी ब्रिगेडियर तारिक मीर की वही ब्रिगेड थी जो जैसलमेर एयरबेस पर कब्जे के इरादे से आगे बढ़ रही थी। मेजर चांदपुरी ने तुरंत अपने बटालियन हेडक्वार्टर से और यूनिट भेजने के लिए कहा और फिर अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी टैंकों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश में लग गए। पूरी रात उस इलाके में कोई फौज नहीं थी सिवाय इस एक टुकड़ी, एक कंपनी के सिवाय, जबकि पाकिस्तान के जो है टैंक गड़गड़ाते हुए उन्होंने वहां पे हमला कर दिया। बड़ी हिम्मत से इस कंपनी ने एक रात के लिए उनको डिले किया। उनको लगा कि यहाँ माइनफील्ड बिछी है और उन्होंने अपनी रॉकेट लॉन्चर्स और एंटी टैंक गन से फायर खोला और उस टैंकों को रुकने पे मजबूर कर दिया। चांदपुरी और उसकी कंपनी ने वो जो टाइम दिया, जो 3-4 घंटे का टाइम दिया, जिस तरीके से भी उन्होंने अपोजिशन दिखा के उस दुश्मन को रोके रखा, उससे सारा सिचुएशन चेंज हो गया। क्योंकि अगर वो ना होता तो वो आगे निकल जाते, फिर उनको पकड़ना बहुत मुश्किल था। इस वक्त वो एक छोटे एरिया के अंदर पकड़े गए इतने सारे लोग और उनको एंगेज करना आसान हो गया। इस बीच जैसलमेर एयरबेस को पाकिस्तानी टैंकों के लोंगेवाला की तरफ बढ़ने की खबर दी गई। उस रात उस एयरबेस में सिर्फ 4 हंटर एयरक्राफ्ट
और सेना की एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट के 2 विमान थे। लेकिन हंटर विमान रात के अंधेरे में हमला नहीं कर सकते थे, और अगर सुबह होते ही दुश्मन के टैंकों को आगे बढ़ने से रोका नहीं जाता तो अगले 4-5 घंटे में वो जैसलमेर एयरबेस तक पहुंच सकते थे। रातों रात एयरफोर्स ने हवाई हमले की तैयारी की और सुबह की पहली रोशनी के साथ ही 2 हंटर पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाने के लिए निकल पड़े। ये रोशनी इतनी भी नहीं थी कि आसमान की ऊंचाई से जमीन का सही अंदाजा लगाया जा सके। तब इनमें से एक हंटर में मौजूद फ्लाइट लेफ्टिनेंट डी के दास ने जैसलमेर से लोंगेवाला तक जाने वाली सड़क के रास्ते को देखते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। उस समय तक किसी को यह अंदाजा नहीं था कि दुश्मन के कितने टैंक भारतीय सीमा में घुस चुके हैं। लेकिन जैसे ही हंटर विमान लोंगेवाला पर पहुंचे तो सुबह की रोशनी बढ़ चुकी थी और तब मालूम चला कि पाकिस्तान के करीब 40 से ज्यादा टैंक आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इसके बाद भारतीय एयरफोर्स ने सिर्फ 6 हंटर विमानों की मदद से उन पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि 5 दिसंबर की शाम तक पाकिस्तानी फौज का हौसला पस्त होने लगा। एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों के लिए ऑपरेशन कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। आसमान से ली गई यह तस्वीर लोंगेवाला में उसी जगह की है जहां 5 दिसंबर को भारतीय हंटर विमान पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बना रहे थे। इस तस्वीर में दिख रही लाइनें उन पाकिस्तानी टैंकों के दौड़ने के निशान हैं जो हंटर विमानों के हमले के दौरान रेगिस्तान की जमीन पर भाग रहे थे। हमले से बचने के लिए पाकिस्तानी टैंक इतनी तेजी से आगे पीछे भाग रहे थे जिससे ज्यादा से ज्यादा धूल उड़े और भारतीय विमानों के लिए उन्हें देखना नामुमकिन हो जाए। लेकिन भारतीय एयरफोर्स के सामने पाकिस्तान की कोई चाल काम नहीं आई। जैसलमेर में डिनर का सपना देखने वाले पाकिस्तानी ब्रिगेडियर तारिक मीर भारतीय वायुसेना और थल सेना की जवाबी कार्रवाई के सामने रामगढ़ तक भी नहीं पहुंच पाए। थार रेगिस्तान के उस हिस्से को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी टैंकों के कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। 1971 में थार के रेगिस्तान में जंग हुई जिसे लोंगेवाला की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। भारतीय सीमा में घुसपैठ की पाकिस्तानी कोशिश को भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया। इंडियन एयरफोर्स ने थार रेगिस्तान के उस हिस्से को पाकिस्तानी टैंकों की कब्रगाह में तब्दील कर दिया और इसका सबसे बड़ा असर यह हुआ कि लड़ाई के 2 दिन के अंदर ही पाकिस्तानी फौज की हिम्मत पूरी तरह से टूट गई। पाकिस्तानी फौज भारतीय जमीन पर कब्जे के मकसद से लोंगेवाला की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने उनकी ऐसी हालत की जिससे उन्हें अपनी जमीन तक से वापस भागना भी मुश्किल हो गया। एक तरफ जहां इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान को अपनी ताकत दिखाई, वहीं इंडियन नेवी यानी समुद्र की रखवाली करने वाली नौसेना भी पीछे नहीं थी। 71 की लड़ाई में इंडियन नेवी ने एक ऐसा जबरदस्त ऑपरेशन किया जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की थी। यह था पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर हमला, यानी ऑपरेशन ट्राइडेंट। पाकिस्तान का कराची बंदरगाह, और वो लड़ाई रणनीतिक तौर पर पाकिस्तान के लिए काफी अहम थी। यहीं पर पाकिस्तानी नौसेना का मुख्यालय था। पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी फौज को किसी भी तरह की मदद
सिर्फ समुद्र के रास्ते ही पहुंचाई जा सकती थी और यह सप्लाई कराची बंदरगाह से ही होती थी। इसी वजह से इस लड़ाई में भारतीय नौसेना की बहुत बड़ी भूमिका थी। तब के नौसेना प्रमुख एडमिरल एमएस नंदा ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही इसे भांप लिया था, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जवाब ने एडमिरल नंदा के इरादों को और पक्का कर दिया। इसलिए 3 दिसंबर को पाकिस्तानी हमले के साथ भारतीय नौसेना ने भी पाकिस्तान के दोनों हिस्सों यानी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की पूरी घेराबंदी की योजना बना ली थी। एक तरफ बंगाल की खाड़ी में तब भारत का अकेला एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पाकिस्तानी सेना को टक्कर देने के लिए तैनात था, तो दूसरी तरफ अरब सागर में भारतीय नौसेना कराची में पाकिस्तानी नौसैनिक मुख्यालय को निशाना बनाने के लिए तैयार थी। ऑपरेशन ट्राइडेंट यह नाम है उस खतरनाक और दिल दहला देने वाले प्लान का जिसे इंडियन नेवी ने 4 दिसंबर 1971 को शुरू किया था। इस ऑपरेशन के लिए 3 मिसाइल बोट 2 सबमरीन के साथ कराची पोर्ट की तरफ रवाना हुई थी। आईएनएस निपट, आईएनएस निर्घट, आईएनएस वीर, ये तीनों मिसाइल बोट समुद्री रास्ते पर आगे बढ़ते हुए कराची से करीब 100 किलोमीटर पहले रुककर दिन खत्म होने का इंतजार करती रही। उनका मकसद था रात के अंधेरे में कराची पर हमला, जिससे पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमान उन्हें निशाना न बना सके। इस दौरान तीनों मिसाइल बोट में मौजूद नेवी ऑफिसर्स एक दूसरे से रूसी भाषा में बात करते रहे, जिससे पाकिस्तान को किसी भी हाल में उनकी योजना की भनक तक न लगे। रात होते ही ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू हो गया। सबसे पहले आईएनएस निर्घट ने पाकिस्तानी नौसैनिक बोट पीएनएस खैबर को निशाना बनाया। यह हमला इतना अचानक हुआ था कि पाकिस्तानी नौसेना को यह तक समझ में नहीं आया कि हमला कहां से हुआ है। पीएनएस खैबर ने पाकिस्तानी नौसैनिक मुख्यालय को भेजे अपने इमरजेंसी संदेश में कहा कि उन पर दुश्मन ने हवाई हमला किया है। यानी उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उन पर हमला इंडियन नेवी की मिसाइल बोट से हुआ, जो उनके काफी करीब पहुंच चुकी थी। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, आईएनएस निर्घट से निकली दूसरी मिसाइल ने पीएनएस खैबर को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। इस दौरान कराची की तरफ आगे बढ़ते हुए भारत की दूसरी मिसाइल बोट आईएनएस वीर ने एक और पाकिस्तानी जहाज को निशाना बनाया। इस जहाज में मौजूद लोगों को इमरजेंसी संदेश भेजने तक का मौका नहीं मिला। भारतीय नौसेना की तीनों मिसाइल बोट अब कराची के काफी करीब पहुंच चुकी थी और आधी रात के करीब आईएनएस निपट से निकली एक मिसाइल बंदरगाह के ऑयल टैंक पर गिरी, जिसके बाद पूरा बंदरगाह आग की लपटों से घिर गया। ऑपरेशन पूरा होते ही तीनों मिसाइल बोट उसी रात भारत की तरफ वापस रवाना हो गई। 3 दिन बाद इंडियन नेवी ने ऑपरेशन पाइथन के तहत एक बार फिर कराची बंदरगाह पर हमला किया और उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। इसकी वजह से बंदरगाह कई दिनों तक चलता रहा। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट से पाकिस्तानी जहाजों की आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई, यानी पूर्वी पाकिस्तान की सप्लाई लाइन भी लगभग खत्म हो गई। उधर बंगाल की खाड़ी में आईएनएस विक्रांत से उड़ने वाले जहाजों ने पूर्वी पाकिस्तान के कॉक्स बाजार और चटगांव बंदरगाह को तबाह कर दिया। इसकी खोज में पाकिस्तान की पनडुब्बी पीएनएस गाजी निकला, लेकिन 1971 की जंग में एक भी गोला दागे बगैर
PNS गाजी 93 नौसैनिकों के साथ समुद्र में दफन हो गया। भारत के युद्धपोत INS राजपूत ने विशाखापत्तनम के पास गाजी को तबाह कर दिया था। गाजी के डूब जाने से पाकिस्तानी नौसेना की कमर पूरी तरह से टूट गई। 1971 में इंडियन नेवी ने लगभग 1/3 पाकिस्तानी नौसेना का सफाया कर दिया था। आसमान पर भारतीय एयरफोर्स अपना कब्जा जमा चुकी थी। लड़ाई के दौरान ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के तौर पर एक अलग राष्ट्र की मान्यता देने की घोषणा कर दी। इसकी वजह थी पाकिस्तान की तरफ से इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय दखल का दबाव बनाने की कोशिश। अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में था और वो हर हाल में युद्ध विराम कराना चाहता था। अगर युद्ध विराम हो जाता तो आजाद बांग्लादेश का बनना लगभग नामुमकिन हो जाता। हिंदुस्तान ने रूस के साथ एक हाल में ही ट्रीटी की थी, तो वो समझते थे कि हिंदुस्तान जो है नॉन अलाइंड की बजाय वो रूस की तरफ ज़्यादा प्रभावित है और ये पाकिस्तान को शायद अगर ये ख़त्म कर देंगे तो हमारे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए अमेरिका और उनके जो वेस्टर्न दूसरे पावर्स थे वो सपोर्ट कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने भारत पर लड़ाई रोकने का दबाव बनाने के लिए अपने 7वें जंगी बेड़े को बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया। इसकी खबर भारत को 8 दिसंबर को लग चुकी थी। 7th फ्लीट के नाम से मशहूर अमेरिका का 7वां बेड़ा उसका सबसे शक्तिशाली नौसेना बेड़ा था और इसके जवाब में भारत ने सोवियत रूस से मदद मांगी। रूस के साथ 1971 में ही मैत्री समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत पर हमला रूस पर हमला होता। सोवियत रूस ने भारत की मदद के लिए एडमिरल व्लादिमीर कुरुक्लियाकोव के नेतृत्व में प्रशांत महासागर में तैनात अपने जंगी बेड़े को हिंद महासागर में भेज दिया। इसमें न्यूक्लियर पनडुब्बी और जहाज शामिल थे। इस बेड़े के प्रमुख एडमिरल व्लादिमीर कुरुक्लियाकोव ने युद्ध के बाद एक इंटरव्यू में कहा था उन्हें अमेरिकी जंगी जहाजों को भारत के सैनिक ठिकानों के पास जाने से रोकने का जिम्मा सौंपा गया था। साफ था कि इस लड़ाई में अमेरिका और रूस भी अब आमने सामने आ चुके थे। अब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि अमेरिकी बेड़े के भारत के करीब पहुंचने से पहले पाकिस्तानी फौज को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना होगा। पूर्वी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौज बड़ी संख्या में मौजूद थी, इसलिए भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के अंदर जाकर हर जगह पाकिस्तानी फौज से लड़ने के बजाय सीधे ढाका को निशाना बनाने की रणनीति बनाई। हालांकि वो ऐसा कर पाई, इसकी एक बड़ी वजह थी पूर्वी पाकिस्तान को आजाद बांग्लादेश बनाने की मांग के लिए लड़ रही मुक्ति वाहिनी। 1971 की जीत में मुक्ति वाहिनी की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुक्ति वाहिनी वहाँ के कुछ लोग थे, कुछ बांग्लादेश राइफल जो पुलिस के ऑर्गेनाइजेशन उसके कुछ जवान थे जो डिजर्ट करके आ गए थे, कुछ पाकिस्तान आर्मी जो बंगाली लोग थे ईस्ट पाकिस्तान में वो आ गए थे, प्लस वॉलंटियर्स थे। सबको मिला करके एक भारत ने टुकड़ियां बनाई, उनको ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान ने रज़ाकार के अलावा जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, जितना भी बंगाली पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान आर्मी से के विरुद्ध हो गया था और भारतीय सेना को उस पूरे पॉपुलेशन से और मुक्ति वाहिनी से बहुत बहुत मदद मिली। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वो मदद नहीं मिलती तो इस प्रकार का ऑपरेशन करना इतनी सफलता के साथ इतनी जल्दी नहीं हो सकता था। भारत की यह रणनीति लड़ाई के समय सेना के काम आई। पूर्वी बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ भारतीय सेना को मुक्ति वाहिनी की मदद मिलती रही।
धीरे धीरे भारतीय सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया, लेकिन पाकिस्तानी फौजियों की हिम्मत पस्त हुई 14 दिसंबर को, जब भारतीय सेना ने एक ऐसे निशाने पर हमला किया जहां उनको उम्मीद नहीं थी। वो था पाकिस्तान के गवर्नर का घर, जहां सभी बड़े अधिकारी गुप्त मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। एक रेडियो इंटरसेप्ट मिल गया कि वहां पर एक हाई लेवल सिविल मीटिंग हो रही है गवर्नर्स हाउस में। अभी जब ये खबर भारत को मिली तो उन्होंने जो हमारा एयरफोर्स का जो उधर स्क्वाड्रन था, मिक्स का स्क्वाड्रन था, वहाँ पर इनको खबर पहुँचा दी कि 1 घंटे के अंदर आप उधर ऑपरेशन एग्जीक्यूट करें, 1 घंटे के अंदर एग्जीक्यूशन कर दीजिए। अभी 1 घंटे में तो हो नहीं सकता था ऑपरेशन, क्योंकि एयरबेस से ढाका तक फ्लाइंग टाइम ही 40 मिनट का था। वायुसेना के 4 MiG-21 विमानों को बहुत ही कम समय में यह काम सौंपा गया कि उन्हें गवर्नर हाउस को निशाना बनाना है। विमान के फ्लाइट अफसरों को तब यह तक नहीं पता था कि गवर्नर हाउस ढाका में किस जगह पर है। एक पुराने टूरिस्ट मैप की मदद से इन अफसरों ने गवर्नर हाउस को ढूंढा और फिर उस पर रॉकेटों की ऐसी बरसात कर दी जिससे पाकिस्तानी फौज के बड़े बड़े अधिकारी भी कांप गए। उन्होंने जहां पे जिस कमरे में ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसकी खिड़कियों के थ्रू अपने रॉकेट और कैनन फायर दागे, सारा तहस नहस कर दिया, और वो सब के सब जो लोग उस कॉन्फ्रेंस हॉल में थे वो टेबलों के नीचे छिप गए। और जो सादिक सालिक हैं, जो कि कर्नल थे उस वक्त और जो कि PRO थे इनके जनरल नियाजी के, उनका बयान है कि जनरल नियाजी टेबल के नीचे छुपकर फपक फपक के बच्चों की तरह रो पड़े। जो गवर्नर थे आदम मलिक, उन्होंने टेबल के नीचे से साइन किया कि मैं रिजाइन करता हूं और ऊपर रख दिया। इस जो वार से जो नेतृत्व था पाकिस्तान की सेना का, वो पूरी तरह से उसको तहस नहस कर दिया गया। 2 दिन पहले तक भारत को चुनौती देने वाले पाकिस्तानी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी इस हमले के बाद ऐसे पस्त हुए कि उन्होंने भारत को युद्ध विराम का प्रस्ताव भिजवा दिया। तब भारतीय सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ ने जवाब दिया कि युद्ध विराम सिर्फ आत्मसमर्पण के साथ ही स्वीकार किया जाएगा। भारतीय सेना पाकिस्तानी सेनाओं के कमांडर से एक बार फिर आत्मसमर्पण के लिए कह रही है। इसके लिए हम 16 दिसंबर की सुबह 9 बजे तक बमबारी रोक रहे हैं। हम ये भरोसा दिलाते हैं कि अगर पाकिस्तानी सेना उस वक्त तक आत्मसमर्पण कर देती तो उनके साथ पूरी तरह मानवीय व्यवहार किया जाएगा। लेकिन अगर कमांडर नियाजी इस संदेश का पालन कर अपनी सेनाओं को हर जगह आत्मसमर्पण के लिए आदेश नहीं देंगे तो भारतीय सेना और अधिक ताकत से हमला कर देगी। जनरल सैम मानेकशॉ जिस वक्त पाकिस्तान को आत्मसमर्पण की कड़ी चेतावनी दे रहे थे, उस वक्त अमेरिकी सेना का 7वां जंगी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर चुका था और चटगांव बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा था। उस वक्त कोलकाता में मौजूद लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा पर पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर पाकिस्तान से आत्मसमर्पण करवाने की जिम्मेदारी थी। Pradesh was a very small place, and we had our troops in Bengal, and they were around it. उनके साथ जनरल स्टाफ प्रमुख के तौर पर मेजर जनरल JFR जैकब थे। 16 तारीख की सुबह जनरल मानेकशॉ ने मेजर जनरल जैकब को ढाका जाकर आत्मसमर्पण करवाने की तैयारी का आदेश दिया। किसने कहा कि हम हथियार डाल रहे हैं? आप यहां सीज फायर कराने आए हैं। देखिए जनरल साहब, पिछले 3 दिनों से वायरलेस पे हम यही बातें कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपके लिए ये ऑफर बहुत अच्छे हैं, मान लीजिए इसे। अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपके और आपके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, वरना हम जिम्मेदार नहीं होंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। जनरल साहब,
मैं आपको 30 मिनट और देता हूं, सोच लीजिए। मेरे आने तक आप इस पर दस्तखत कर दीजिएगा, वरना मुझे अपनी फौज को दोबारा लड़ाई शुरू करने के लिए हुक्म देना पड़ेगा। तो क्या सोचा आपने? क्या आप सरेंडर करने के लिए तैयार हैं? ठीक है, सो आई टेक दिस एज एक्सेप्टेड। जनरल नियाजी, सरेंडर रेस कोर्स के मैदान में होगा, ध्यान रखिए। चार घंटे के अंदर उनको नेगोशिएशन हुआ और साइन किया। इट वॉज वेरी क्लोज रन थिंग, बहुत मुश्किल था। ये बहुत shall I say it was a momentous time. In 4 hours a surrender was negotiated and signed. 16 दिसंबर को शाम 4:31 पर ढाका के रेस कोर्स में बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी हाई कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ ग्रुप कैप्टन खोंदकर की मौजूदगी में भारत के पूर्वी कमांड के जीओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तानी कमांडर जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण के कागजों पर दस्तखत किए। नियाजी साहब, he was a broken man, and when he met the general and he surrendered his pistol to him, I thought that was his weakest point in life. He was in tears and a totally broken down person. ये वो ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जो भारतीय सेना के शौर्य की दास्तान सुनाती हैं। पाकिस्तानी कमांडर ए.के. नियाजी ने पहले लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के सामने सरेंडर के कागजों पर दस्तखत किए और फिर अपनी बिल्ली उतारी। सरेंडर के प्रतीक के तौर पर नियाजी ने अपना रिवॉल्वर जनरल अरोड़ा के हवाले कर दिया। जनरल नियाजी के साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भी अपने हथियार डाल दिए। 1971 की जीत एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों की बहादुरी और बेहतरीन कोऑर्डिनेशन की जीत थी। वहीं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मजबूत इरादों और कड़े फैसलों ने भी भारतीय सेना के हौसले को बढ़ाने का काम किया। यानी एक तरफ सेना की जबरदस्त रणनीति और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पूरा समर्थन और कूटनीति। इसी का नतीजा था कि भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूल सकता। कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। जो पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। हमारी आज की इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते में फिर आऊंगा एक और नई कहानी के साथ। जरूर देखिएगा सनसनी कहानी जुर्म की। जय हिंद। सनसनी कहानी जुर्म।